नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान, विक्रांत मेसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अभिनेता मोहनलाल को दिया जाएगा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राबात में मोरक्को के वाणिज्य मंत्री रियाद मज़ोर के साथ की बैठक। रक्षा, औषधि और रासायनिक उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दी असम पहुंचकर श्रद्धांजलि। और शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मेसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सौम्यजीत घोष निर्देशित फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार मिलेगा। हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे से जुड़ी खबर के साथ। अमित शाह गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। आज गृह मंत्री गांधीनगर में इफ्को द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर के सर्किट हाउस में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद कलोल में प्रसादम भोजन रथ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलोल नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह माणसा में कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। माणसा में ही सोनी सूर्याबेन ढायालाल स्कूल परिसर का शुभारंभ करेंगे। शाम को नवरात्रि के शुभ अवसर पर माणसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं गांधीनगर में केसरिया गरबा नवरात्रि उत्सव में भाग लेंगे और सार्वजनिक गरबा उत्सव में शामिल होंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के मौके पर अहमदाबाद के गरबा महोत्सव में शामिल हुए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने इसकी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर साझा की हैं और लिखा है कि गरबा गुजरात के सांस्कृतिक गौरव की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राबात में मोरक्को के वाणिज्य मंत्री रियाद मज़ोर के साथ बैठक की है। इस बैठक की एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। रक्षा, औषधि और रासायनिक उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में अपने समकक्ष अब्देलतीफ लोदी से भी मुलाकात की। मोरक्को की राजधानी रबात में यह द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दौरान भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया और आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक व्यापक रोड मैप पर सहमति जताई। दोनों मंत्रियों के बीच हुई चर्चाओं में भारत और मोरक्को के बीच दीर्घकालिक दोस्ती को और मजबूत करने का साझा संकल्प लिया गया। दोनों देशों के बीच इन पहलों को रफ्तार भी मिली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान मुलाकात की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा,
न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई। हम संपर्क में बने रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस समय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, नई प्रौद्योगिकी और वीजा जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा हाल ही में नई वीजा शुल्क व्यवस्था पर दी गई स्पष्टता ने भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप को राहत दी है। वहीं कुछ भारतीय निर्यातों पर टैरिफ का सवाल अब भी समाधान की प्रतीक्षा में है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत यूरोपीय संघ साझेदारी, यूक्रेन और गाजा संघर्ष पर चर्चा की। यह चर्चा नए रणनीतिक एजेंडे और यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को बढ़ती मान्यता के बीच हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से उनकी अनौपचारिक बैठक में मिलकर खुशी हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण होना है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू हुआ था। ये वो मंच है जहां 193 सदस्य देश अपनी बात रखते हैं और सभी को वोटिंग का बराबरी का अधिकार है। राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में यूएनजीए के मंच से ट्रंप का ये पहला संबोधन होगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इससे पहले ट्रंप ने 2017 से 2021 के बीच अपने पहले कार्यकाल में इस मंच से अपनी बात रखी थी। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के निधन से पूरे देश में उनके प्रशंसक दुखी हैं। आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। गुवाहाटी के सोनापुर में दिसांग रेसोर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के किनारे एक निर्धारित स्थल पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गायक जुबिन गर्ग की मौत हुई थी। 21 सितंबर को उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया था। जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद असम में बाजारों को बंद करवाया जा रहा था और ऐसे में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को चेताया भी था। उन्होंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जुबिन के नाम का दुरुपयोग कर दुकानों को बंद करवाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चला जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई डिजिटल इंडिया मिशन की, जिसने आम नागरिकों के लिए न केवल प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाया है बल्कि उनके सशक्त नेतृत्व को भी प्रदर्शित किया है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच के अंतराल को पाटने का कार्य भी किया है। पहले जहां एक फॉर्म भरने में पूरा दिन लग जाता था, आज एक क्लिक पर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
1 जुलाई 2015, एक तारीख जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। एक सपना जिसमें हर नागरिक को तकनीक से सशक्त बनाना था, आज 10 साल बाद यह सपना हकीकत बन चुका है। आज भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आधार, जनधन और मोबाइल, इस त्रिशक्ति ने सरकारी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाया। जनधन योजना ने लाखों ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जिन्होंने पहले कभी औपचारिक बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। जनधन योजना में 56 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये खाते लोगों को सरकारी लाभों तक सीधी पहुंच और पैसे बचाने का एक सुरक्षित माध्यम देते हैं। वहीं आधार ने प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। अब तक कुल मिलाकर 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो यूपीआई सहित कई डिजिटल सेवाओं की रीढ़ बन गए हैं। वहीं डीबीटी के जरिए अब तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे खातों में पहुंचे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। जो सरकार का मूल मंत्र रहा सबको साथ में लेने का, उसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिलकर के भूमिका, तो बैंक का क्रेडिट का एक्सपेंशन, क्रेडिट को ब्लू इकोनॉमी से जोड़ना, ब्लू इकोनॉमी को पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ना, तो सारी उस अर्थव्यवस्था के ताने बाने को इस तरह से बुनना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक रोड मैप खड़ा कर सकें और अपना फुटप्रिंट छोड़ सकें। आभा और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। जैम और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म ने लाखों छोटे व्यवसायियों, महिलाओं और कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ा। देश में 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं और भारत अब दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप हब्स में शामिल है। आज ब्रॉडबैंड गांवों तक है, इंटरनेट गलवान और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। भारत नेट योजना के तहत 2.14 लाख ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। हमारे गांव में भारत नेट आया है, उससे किसानों को बहुत ही अधिक सुविधा हो रही है, चाहे उसमें कृषि ऋण हो या हमारी गेहूं खरीद हो या कोई कृषि संबंधी कागजी काम हो, ये सब हम अब घर बैठे ही अपने मोबाइल ऐप द्वारा पूरा कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो ऐप है उसमें सिंगल विंडो हमें काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट के लिए आईसी कोड लेना, अन्य और भी चीज़ें उसमें से हम ले सकते हैं, राइट। जैसे आपको कोई अपना भास्कर आईडी बनवाना है या आपको अपना आर्टिजन अप्लाई करना है, तो वो सब सारी की सारी सुविधाएं हमें एक ही सिंगल ऐप पे मिल जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माई गॉव ने नागरिकों को नीति निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ा है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की कहानी है। आने वाले दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस वक्त पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर ये स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस स्वच्छता अभियान में उतरकर सफाई करते हुए दिखाई दिए। पूरी दिल्ली में इसी तरह रिंग रोड को लोग स्वच्छ बनाते दिखाई दिए। दिल्ली में भाजपा के इस स्वच्छता अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का सर ये अभियान है? स्वच्छता अभियान कोई एक दिन का अभियान नहीं होना चाहिए, ये हर भारतीय के जीवन का एक अंग होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पूरी दिल्ली में हम इस प्रयास को बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हों, सफाई कर्मचारी हो, सब लोग मिलकर आज जो दिल्ली का इनर रिंग रोड है उसको पूरा साफ कर रहे हैं। 73 स्थानों पे ऐसी पूरी टीम लगी है। मुझे लगता है कि जो दिल्ली हमको रोजगार देती है, जो दिल्ली हमें खाने को देती है,
जो दिल्ली हमारे बच्चों का पेट भरती है, जो दिल्ली हमें सर छुपाने के लिए आशियाना देती है, हम उस दिल्ली को क्या दे रहे हैं, ये सोचने का वक्त आ गया है। अपनी दिल्ली सुंदर बने, स्वच्छ बने और एक स्वच्छ भारत जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, दिल्ली भी उसमें स्वच्छ दिल्ली बन के आए, इस दिशा में हम दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिंग रोड के ऊपर सफाई कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा जी खुद झाड़ू लेके उतरे हुए हैं। आज पूरे रिंग रोड पर हमारे दिल्ली सरकार, हमारी नगर निगम, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और सभी आज पूरे रिंग रोड जो 56 किलोमीटर का रिंग रोड है उसमें 71 पॉइंट बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, सभी पार्षद, सभी विधायक आज रिंग रोड को चमकाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। रेखा गुप्ता जी भी आज इसी मुहिम में है। आज हम स्वच्छता के लिए उतरे हैं मोदी जी के सेवा पखवाड़े के तहत। बस मैं इतना कहूँगा, हम सबको एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 148 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। इस तरह से ये सफाई अभियान किया जा रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली जो है आपको बिल्कुल स्वच्छ दिल्ली दिखेगा। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप झाड़ू उठा के चलती हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो झाड़ू लगाने की जो जिम्मेदारी ली थी वो महिलाओं ने ली और वो करके दिखा दी। बस अब आगे हमें ये ध्यान रखना है, मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये कहना चाहती हूँ कि अब स्वच्छ रखने, कचरा नहीं आने देना दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरे रिंग रोड को साफ करने का अभियान तेजी से चल रहा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात बिहार के विकास की। बिहार के पूर्णिया शहर में एयरपोर्ट की शुरुआत से शहर का हवाई संपर्क का दायरा बढ़ गया है। बिहार का ये चौथा एयरपोर्ट बदलते बिहार में एक नया रंग भर रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मखाना की खेती होती है, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, मक्का की बहुत बड़ी मंडी है। जो यहाँ पर उद्योग धंधे और व्यापार में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए अहमदाबाद जाना अब बहुत आसान हो गया है। दरभंगा से भी सीधी अहमदाबाद की उड़ान नहीं है, ऐसा यहाँ जो मुसाफिर हैं उनका कहना है। और कहीं ना कहीं जब ये अहमदाबाद के लिए सीधी तौर पर जाएंगे तो कपड़ा उद्योग को पंख लगेगा। जब कलकत्ता लोग जाएंगे तो कलकत्ता में भी कपड़ा से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसको पंख लगेगा। मक्का उद्योग, मखाना उद्योग को कहीं ना कहीं पंख लगेंगे और यह एयरपोर्ट यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लाने वाला है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर शहर के डॉक्टर, छात्र, बुद्धिजीवियों और अनेक संस्थाओं के जन जागरूकता अभियान भी चलाया था। इसी में एक है ग्रीन पूर्णिया संस्था, जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। एयरपोर्ट के संचालन होने पर ग्रीन पूर्णिया संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। कोसी और सीमांचल का बहुप्रतीक्षित पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है और इस एयरपोर्ट को शुरू कराने में यहाँ के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और ग्रीन पूर्णिया एक संस्था है उसकी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि इस संस्था ने यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया, ट्विटर पर ट्रेंड किया, झांकियां निकाली, जागरूकता अभियान चलाई और कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर AK गुप्ता जो ग्रीन पूर्णिया के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आपको बात कराते हैं। सर, एयरपोर्ट शुरू हो गया, कितनी खुशी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्णिया को ये सौभाग्य प्रदान किया और ये पूर्णिया की धरती पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण कराया और इसे चालू कराया। अभी जो स्थिति है पूर्णिया एयरपोर्ट में, अभी जो जितने भी फ्लाइट सब जा रहे हैं सब 70 to 90% ऑक्यूपेंसी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ेगी और हमें अन्य जगहों से भी निश्चित रूप से जल्द ही इसका कनेक्टिविटी मिलेगा। जहाँ तक पूर्णिया की बात है, पूर्णिया अगर सोचा जाए तो सबसे बड़ा रनवे है यहाँ पर, कार्गो के लिए हो या और भी चीज़ के लिए हो। कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा रनवे है, तो कलकत्ता से अगर हम लोग
लोग वेस्ट एशिया की अगर दूरी हम लोग नापते हैं, वही दूरी हम लोग पूर्णिया के लिए भी पाते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत पूरी संभावना है। अगर यहाँ पर जैसा कि सरकार की भी मंशा है कि यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग और हम लोग और अच्छी तरह से बनाएंगे, तो वहाँ पर इंटरनेशनल अगर फ्लाइट शुरू होगा तो पूर्णिया वालों के लिए ये और भी बहुत ही वरदान साबित होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने के बाद बहुत सारे महानगरों से अगर कनेक्टिविटी हो जाती है पूर्णिया की, तो बड़े बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक सप्ताह में कम से कम 1 दिन का समय दे सकेंगे। बहुत ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि अच्छे ट्यूटर आकर के 1 दिन का क्लासेस ले सकेंगे। तो पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ उनके लिए ही फायदेमंद नहीं है जो इस जहाज पे चढ़ेंगे, उनके लिए भी यह उतना ही फायदेमंद है जो कि इस जहाज में नहीं भी चढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस छोटे से शहर, सुदूर शहर में भी वो सुविधाएं मिल सकेगी जो बड़े महानगर के लोगों को मिला करती थी। न केवल सरकार तक बात पहुंचाई बल्कि लोगों को संगठित किए, जागरूक किए और पूर्णिया के आम नागरिक ने अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत, अपने हिम्मत से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके आज ये ग्रीन पूर्णिया का ही देन है जो इतना जल्दी पूर्णिया में एयरपोर्ट मिला है। लोगों में उमंग की लहर है क्योंकि इस एयरपोर्ट के नहीं रहने की वजह से लोग पटना, बागडोगरा या फिर दरभंगा एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़ते थे और घंटों उन्हें जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से अब कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण निकलकर सामने आई है, जो आने वाले दिनों में यह पूर्णिया का एयरपोर्ट इस इलाके के लिए एक बड़ी लकीर खींचेगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। शारदीय नवरात्र पर आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की आराधना हो रही है। आज तमाम मंदिरों और घरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इन्हें तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। माना जाता है कि उनकी पूजा से तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में आज सुबह मां दुर्गा की आरती की गई। ये मंदिर दिल्ली के करोलबाग इलाके में स्थित है। नवरात्र के 9 दिनों में इस मंदिर में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। विभिन्न शहरों में बने थीम आधारित पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पंडाल में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी घटनाओं को कलात्मक रूप से दिखाया गया है। साथ ही तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शौर्य को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें देश की सुरक्षा की असली पूजा है का संदेश दिया गया। देश भर में नवरात्र का उत्सव पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लेकर देश के अन्य हिस्सों में गरबा और डांडिया की छटा देखने को मिल रही है। पारंपरिक पोशाक पहनकर महिलाएं और पुरुष मां दुर्गा की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। वडोदरा में शारदीय नवरात्र के पहले दिन लोगों ने गरबा नृत्य किया। जगह जगह आयोजनों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।